गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी। गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी। गुलमोहर की छाँव में गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से आप सभी दर्शकों का जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आज की जो अतिथि हैं वो हैं श्वेता सिंह उमा जी, मॉस्को रूस से। और इनके बारे में क्या कहा जाए तो आप इन्हें जब सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका गुलमोहर की छाँव में। और जी, तो मैं श्वेता जी का कोई भी औपचारिक परिचय नहीं दूंगी क्योंकि इनका परिचय इतना विशाल है, इतना लंबा है कि पूरा प्रोग्राम शायद कम पड़ जाएगा इनका परिचय देने के लिए। तो हम सीधे ही अपनी बातचीत पर आएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आप पेशे से फैशन डिजाइनर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, फ्लोरिस्ट हैं, रेडियो जॉकी हैं और सिंगर हैं और पोइटस तो हैं ही। तो इतने सारे रूप हैं इनके, तो हमें इनके सभी रूपों से हम थोड़ा थोड़ा परिचित होंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो श्वेता जी, आपसे सबसे पहले मेरा जो प्रश्न वो ये है कि आप मॉस्को में 26 साल से रह रही हैं और भारत में आप कहाँ से हैं? अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कोई ऐसा संस्मरण जो कि अभी तक आपके स्मृति पटल पर जीवित हो और आपको बहुत सम्मोहित करता हो। पहले तो गुलमोहर के पेज पे मुझे बुलाने के लिए मधु शर्मा जी, आपका दिल से शुक्रिया। और ऐसा कोई परिचय नहीं है, अभी मैं सीख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग जॉनर में अपने आप को तराश रही हूँ, निखारने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानती हूँ, जो भी कर रही हूँ अभी सीख रही हूँ। तो मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया है, हाँ, लेकिन पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से लगी हुई हूँ। तो और ऊपर वाला कहाँ लेके जाता है मुझे नहीं मालूम, बट मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो मुझे ना वो बहुत अजीब सा लगता है जब लोग बोलते हैं आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अभी सीख रही हूँ।
और जहाँ तक रही बात, मैं इंडिया में कहाँ से हूँ, इंडिया में मैं बेसिकली बिहार से हूँ। जी, और बचपन मेरे रांची में गुजरा है, पढ़ाई मतलब पटना में हुई है, वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया मैंने, फैशन डिजाइनिंग भी करी, और उसके बाद फिर मैं मॉस्को शादी होके आ गई। और यहाँ पे फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग यहाँ पे कंटिन्यू की, लैंग्वेज सीखा, और फिर उसके बाद अपने सपनों को तराशने में लग गई। जो भी मौका मिलता गया, जैसे जैसे पहले फैशन से जुड़ा हुआ मिला कि यहाँ के बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के साथ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला, सीखने का मिला, उन्हें असिस्ट किया। फिर अपना कुछ काम शुरू किया, उनको मेरा काम पसंद आया तो फिर अपनी स्टाइलिंग शुरू की। वहां से फिर मुझे एक दो और आर्टिस्ट से मुलाकात हुई, तो ऐसे ही करते करते जर्नी आगे चलती गई। और आपने पूछा कोई संस्मरण बताने के लिए बचपन जी, की, तो बचपन में मधु जी मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप इंसान थी। जी, आज भी जब मेरे कॉलेज की, स्कूल की फ्रेंड्स जब वो मेरी कविताएं या फिर मेरे गाने या फिर मेरा काम देखती हूँ, तो उनको विश्वास नहीं होता है, बोलते तुम तो बिल्कुल ही शांत रहा करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। मैंने कहा पता नहीं, उस वक्त मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जी, लेकिन मैं लिखती बहुत थी, लिखती थी, चाहे फिर पेंटिंग वेंटिंग ये सब मैं करती रहती थी, और किसी को दिखाती नहीं थी। तो मेरा एक छोटा सा एक संदूक हुआ करता था, उसमें मेरे सारे जो भी मैं काम करती हूँ, कोई पेंटिंग बनाया वो उसी में रहता था, कुछ लिखा वो उसी में रहता था, कुछ भी कोई छोटी सी चीज बनाई, तो वो मेरा काइंड ऑफ छोटा सा डैम था जहाँ पे मैं अपना समय बिताती थी। तो वो मुझे बहुत पसंद था। और मेरे भाई बहनों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या है दीदी के बॉक्स में, जो हमें शेयर नहीं करती है। तो एक दिन मेरे तीन छोटे भाई बहन है, तो उन लोगों ने मिलके प्लानिंग करी कि दीदी का बॉक्स वहां से हटा के हम, ये मुझे हमेशा याद रहता है, कहीं और जी, रख दे। फिर वो, उसके लिए मैं बहुत बेचैन हो गई थी जब आई, तो मुझे बहुत ज्यादा कहाँ चला गया। बट फिर मुझे लगा कि इतना ज्यादा किसी चीज से ऑब्सेशन होना अच्छी चीज नहीं है। धीरे धीरे मैंने उसको निकाल के अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को दिखाया, और जी, कॉलेज में प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, स्कूल में। और वहां से जब एक होता है ना कि आप जब कोई काम करते हैं और आपको जब कॉन्फिडेंस आता है, हमें जैसे पता नहीं, मैं अपनी बात बता, मैं कुछ भी लिखती हूँ चाहे कुछ भी करती हूँ, मुझे हमेशा लगता है उसमें कुछ न कुछ और गुंजाइश है, उसको और कुछ अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि नहीं आपने बहुत अच्छा चीज किया, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो संस्मरण तो एज सच वही भाई बहनों के साथ जो हमारी अच्छी जी। जो खट्टी मीठी यादें हैं। मैं अपनी एक अलग डैन में होती थी और वो अलग होते थे। दीदी क्यों नहीं बात करती, दीदी अपना कि अपने काम में कहाँ बिजी रहती है, उसी में लड़ाइयाँ। तो बचपन की वही छोटी छोटी बातें, जो मेरा संदूक थोड़ी दिन के लिए खो गया था, वो मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो हम हमेशा सभी याद। के यादों के खजाने में कुछ ऐसी नोक-झोंक भाई बहनों के साथ की या माता पिता के साथ की होती हैं, जिनको कि हम कहीं भी कितने भी बड़े हो जाएं, वो हमारे जहन से कभी नहीं जाती हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता जी कि हम सभी जो है जो है विद्यार्थी हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और हमारा जो जीवन है, जो लाइफ है, वो एक तरह की जर्नी है। हम उसमें कहीं भी अगर रुक जाएंगे तो हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी, आपकी लेकिन ग्रोथ। बढ़ते रहेंगे तो हम ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमेशा सीखते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अ, आपका भारत से अ, या यूं कहूँ बिहार से मॉस्को तक का सफर आपका कैसा रहा? आपने कहा आप शादी के बाद मॉस्को आ गई। आपको मॉस्को में आके किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भाषा का सामना करना पड़ा, या अ, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए यहाँ यूएस में थोड़ा इजी रहा, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कि हम सभी भारतीयों को आती ही है। तो रशिया में क्या इंग्लिश से आप मैनेज कर पाती थी, या आपको रशियन फोर्सफुली सीखनी पड़ी क्योंकि उसके बगैर कुछ काम नहीं होता था? और किस तरह का माहौल रशिया में आपको मिलता उस वक्त में 26 साल पहले? बिल्कुल, उस वक़्त का समय जब मैं याद करती हूँ, जब मैं आई थी और बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी जी, मैं। तो
उस वक्त आई, लेकिन मैं पढ़ रही थी, मैं डिजाइनिंग कर रही थी, तो मुझे इस चीज को यहाँ परस्यू करना था। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला आप कोई भी चीज रशियन में ही कर सकते हैं। जी यहाँ आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, यहाँ इंग्लिश बिल्कुल नहीं चलती थी। जी तो पहले आकर के यहाँ पे रशियन सीखी मैंने। रशियन सीखने के बाद वो 1 साल का कोर्स होता है, वो किया, और उसके बाद फिर मैंने वो डिजाइनिंग कोर्स ज्वाइन किया और वहां पे उसको परस्यू किया। तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, एक तो भाषा, उसके बाद यहाँ का वेदर। वेदर भी बहुत हार्श है, ठंडी जगह है, तो हमें उतनी आदत नहीं थी। और यहाँ पे मतलब विंटर के हिसाब से कैसे कपड़े पहनते हैं, शूज होने चाहिए, सर पे कैप होना चाहिए और ये सब। और हमें लगता था नहीं, हल्की सी ठंड है तो कुछ पतला सा जैकेट डाल के। लेकिन जब यहाँ रहने लगी तो मुझे समझ में आया कि यहाँ के हिसाब से ड्रेसिंग करनी है। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे सब कुछ समझने में। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। तो उनका था कि वो ऑफिस निकलते थे और मुझे बोलते थे आप भी मेरे साथ चलो, गाड़ी में हम इकट्ठे निकलते थे। मुझे कॉलेज छोड़ते थे, वो आगे ऑफिस निकल जाते थे। तो मतलब डे वन से मैं घर में बैठ के वो एक कुकिंग वाली जो कहानी होती है वो मैंने नहीं और किया। तो मुझे वो एक होता है ना कि आपको डे वन से पता है जिस जगह गए हो आपको खुद को निखारना। और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन करा के छोड़ दिया, अब आगे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा टैलेंट, तुम उसको कैसे आगे लेके जाते हो। तो फिर वहां पे लैंग्वेज सीखा, फैशन डिजाइनिंग करी। शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन लोग बहुत सपोर्टिव है। और स्पेशली इंडियंस को लिए यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है। यूएसएसआर का जो, जब मैं आई थी उस वक्त की बात बता रही हूँ, बहुत ज्यादा वो राज कपूर का क्रेज और इतना ज्यादा था कि इंडियंस को बहुत वैल्यू देते थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। जी तो हाँ, ठीक ठाक इंडियन स्टूडेंट थे मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन सब अच्छे से हो गया। वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। वो जी देखते थे कि रशियन नहीं आती है तो समझते थे कि थोड़ी बहुत इजी तरीके से बात करो ताकि कॉन्फिडेंस आए। मुझे मुझे याद है मेरी टीचर बोलती थी, आप डरो मत, आप ना ग्रामेटिकली अगर गलत भी बोल रहे हो रशियन तो रुको मत, कि ग्रामेटिकली सही होगा तब मैं उसको दिमाग में फ्रेम करके मत बोलो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है बोलो, उससे होता है कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं गलत सलत बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे लोगों ने दिया कि हाँ, मेरे काम को सराहा लोगों ने। तो इस जगह की तो मैं बहुत ही मतलब एहसानमंद हूँ कि मुझ में कॉन्फिडेंस लाने वाली जगह यही मॉस्को आकर के ही मैंने अपने आप को पहचाना एक्चुअली। जी जी जी। सच में कहते हैं ना, जब कठिन राह हो तो उस पे आप जब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप कोई भी काम करें तो उस काम में आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। और हम अपने देश के बाहर जाकर भी हम, मुझे ऐसा लगता है कि लोग समझते हैं कि हमारी भाषा नहीं है, और उसके लिए जो खामियां उसमें रह जाती हैं उसके लिए वो माफ करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल आप सही आपने कहा। तो आप बचपन से ही लिखती रही हैं श्वेता जी, और आपने लिखा है कि आप अ, अ, कि आप ख्यालों को शब्दों में बांध कागज पर उतारती रहती हैं। तो ये हम सभी लिखने वालों का यही काम होता है कि जो दिल में आ जाए वो ख्यालों से हमारे कागज पर उतर आता है। तो अपने बचपन की कोई लिखी हुई, अगर आपको अभी आपके पास है कुछ शुरुआती, कुछ सुनाएंगे हमें? कॉलेज के टाइम का लिखा हुआ अभी तो फिलहाल वो उसकी एक अलग ही जी डायरी है मेरी। जी, हाँ, कोई नहीं। वो तो एक मैंने बहुत पहले लिखी थी, कॉलेज के टाइम में लिखी थी, जी और ये इसको पसंद किया गया था और वो मतलब फर्स्ट प्राइज भी मिला था उसके लिए, तो दिल के जी करीब है। तो बहुत सिंपल सी है क्योंकि उस वक्त का लिखा हुआ उस वक्त की सोच है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। जी तो ये नज्म है कि जिंदगी गुलजार है। जी वो जो हमारे अंदर एक मैं बैठा है ना, वो जो हमारे अंदर एक मैं बैठा है ना, बहुत सवाल करता है, जीना मुहाल करता है, हमें अपनी बातों में उलझाता है। एक दिन उससे पूछा मैंने, लाइफ, जिंदगी क्या है, क्यों है, क्या एक पहेली है, क्यों हर रूह यहाँ तन्हा अकेली है। उसने कहा अफसानों में मत जाओ, ना तो ये कोई पहेली है, ना ही तन्हा अकेली है।
पुरजोर जियो जिंदगी तो ये सच्ची सहेली है, दुल्हन नई नवेली है, चाशनी में डूबी हुई गर्मा गर्म जलेबी है। आहा, उसने फिर, जिंदगी का क्या एतबार है, इसका दामन तो दागदार है, गम के साए में खुशियां गिरफ्तार है, हर लम्हा जैसे कोई एक गुनहगार है। हंसकर मैंने फिर कहा, जिंदगी से क्यों कर ऐसे खफा हो, अपनी मनहूसियत को समेटो और यहां से दफा हो, अपनी शर्तों पे जी के तो देखो, जिंदगी तो बस दिलदार है, शबनम की ठंडी बयार है, हम सफर ये वफादार है, सच्चे रिश्तों के जुगनू गर पास हो तेरे, फिर तो जिंदगी गुलजार है, वाह, जिंदगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी बहुत कॉलेज के टाइम की लिखी हुई ये नज्म है, जी जी जी। बहुत और पुरानी। जो अपना आप ना केवल आप एक आपने जिस शिद्दत के साथ आपने रशिया में जाके, मॉस्को में जाके रशियन सीखी, उसी पैशन के साथ, उसी शिद्दत के साथ आप रूसी बच्चों को भी हिंदी भाषा से जोड़ने का काम करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और काबिले तारीफ बात है कि आप मॉस्को में रशियन स्टूडेंट्स को भारत के प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने, समझने और उनके अनुवाद में भी आप सहयोग देकर अपनी भाषा को बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो ये कार्य आप क्या किसी विद्यालय से या यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करते हैं या अपना निजी तौर पे आप? ये एक्चुअली मेरा यहाँ एक चैनल है वॉइस ऑफ मॉस्को, तो उस पे ज्यादा ऑफलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन कम होती है, तो उसी के थ्रू एक दो बार प्रोग्राम्स में मैंने यहाँ के 2-3 यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पहली बात कि यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो उन्हीं के साथ मैंने उनको इनवाइट किया वहाँ के प्रोफेसर्स को अपने प्रोग्राम में, तो उनको वो नई नई रचनाएं सुने, उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पुरानी रचनाएं बहुत है, अगर आप हमें नए साहित्यकारों से परिचय कराएंगे तो हमारे स्टूडेंट उनको सीखना चाहेंगे। तो फिर मैं जब अगली बार उनके पास गई तो उनको बहुत सारे साहित्यकारों का मतलब बुक्स लेके गई, पूरी ठीक ठाक सामान जितना था मेरे पास सारा कुछ मैंने उनकी लाइब्रेरी की तरफ दे दिया। तो ऐसे ये कारवा वहां से शुरू हुआ। फिर कुछ बच्चों ने खुद से कांटेक्ट किया जो हिंदी से प्यार करते थे कि हमें हिंदी का और कुछ बताइए, इंडिया में और क्या होता है, उर्दू के बारे में बताइए, हिंदी में जो अवधि में होता है वो मतलब कुछ कुछ उनका क्वेश्चन था, तो वो खुद इंडिया नहीं जा पाते थे। तो ऐसे धीरे 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 करके स्टार्ट हुआ। बट खास करके जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं उनसे कोलैबोरेशन में होता है, और वहाँ के बच्चे साहित्य पढ़ते हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं, नहीं समझ आती है तो उसमें फिर मैं उनको हेल्प करती हूँ। तो ये धीरे धीरे करके 1-2 प्रोग्राम के बाद जब लोगों का इंटरेस्ट आया टीचर्स का, तो वहां से ये बात शुरू हुई, और आज के दिन में धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और पर्सनली भी मिलते हैं मेरे से, यूनिवर्सिटी के थ्रू भी है, टीचर्स के थ्रू भी है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं हमारे पास, स्कूल। जी। तो आपका एक जो दूसरा रूप है वो है एक स्कल्प्टर आर्टिस्ट का। तो मैं अपने दर्शकों के साथ कुछ दर्शकों को दिखाना चाहूंगी आपके कुछ स्कल्पचर्स, ताकि वो जान पाए कि आप किस कोटि की स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। सो मैं ये एक क्लिप दर्शकों के साथ साझा करती हूँ।
वाह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्कल्पचर्स बनाए जा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका काम देख के निश्चित रूप से मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। और श्वेता जी, आपने डिप्लोमा किया है स्कल्पचर और मॉडलिंग में, और आप, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने रूस में ही ये काम किया है। फ्रेंच आर्टिस्ट ग्रुप की तरफ से 2018 में ब्रॉन्ज स्कल्पटिंग में आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन का सम्मान पत्र मिला है। लग्जमबर्ग म्यूजियम आर्टिस्टिक ग्रुप की तरफ से कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2020 का में भी आपको सम्मान पत्र मिला है। आर्ट एंड आर्टिस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन इस्तांबुल, तुर्की की तरफ से आपको कला में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 में सम्मान पत्र प्राप्त हुआ है। तो ये सम्मान के आप पूरी हकदार हैं, क्योंकि ये आपके स्कल्पटर्स जो हैं वो बोलते हैं, वो एक कहानी कहते हैं। तो आपका रुझान ये फैशन डिजाइनिंग से स्कल्पटर की इस मूर्त कला की तरफ कैसे गया? वो कहते हैं ना कि हर चीज डॉट्स बना के ईश्वर देता है, बस वो कनेक्शन जुड़ना रहता है। जो मैं आपको बता रही थी अपनी फैशन डिजाइनिंग की जर्नी, तो वहां से शुरू करते करते आर्टिस्ट लोगों के साथ मेरा अच्छा राब्ता बन गया। उनके साथ उठना बैठना, वो म्यूजिशियन हो या पेंटर हो या स्कल्पचर आर्टिस्ट हो, तो उनका एक एसोसिएशन है यहाँ पे। तो मैं वहां जाती थी, मुझे बस अच्छा लगता था उनके बीच में बैठना। क्रिएटिव लोगों के साथ रहो तो उनका एक ऑरा अलग होता है, तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता था। तो मैं वहां जाके सीखती थी कि कैसे ये लोग सोचते हैं। कुछ नया क्रिएट करने के लिए जो पहले आपको थॉट लाना पड़ता है, वो थॉट क्रिएट करना सबसे मुश्किल काम है। मतलब वो आप जब कलम उठाते हैं या मिट्टी उठाते हैं, तो उसका जो पहला आकार होता है वो देना सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद तो फिर वो नदी के धार की तरह वो खुद ब खुद बन जाता है, वो मैं नहीं बनाती हूँ। तो वो पहला थॉट कैसे क्रिएट हो, तो यही सब सीखने के लिए मैं जाती थी। तो वहां पे एक आर्टिस्ट थे, तो वो यहाँ के व्लादिमीर करके बहुत ही फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट है। तो वो मुझे पूछते थे कि तुम इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो। तो उनको पता चला कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग भी करती थी। तो उनको मैंने अपनी कुछ दिखाई पेंटिंग, तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा आप एक काम करो, मेरे यहाँ स्टूडियो में आओ। तो मैं उनके यहाँ स्टूडियो में गई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बिना टेस्ट के वो किसी को एंट्री नहीं देते थे। तो उन्होंने जाते जाते मुझे एक मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी दे दी और बोला कि ये जो सामने मूर्ति रखी है इसको बनाओ। तो फिर वो होता है ना कि मैंने कभी कुछ सीखा नहीं था। मैंने कहा मैं तो आपसे सीखने आई हूँ। तो उन्होंने कहा आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, आर्टिस्ट बने बनाए आते हैं। वो तराशा, हम उसको तराश सकते हैं, लेकिन वो हुनर आप में होना चाहिए, आपकी उंगलियों में। तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और शुरू हो गई। एंड सही में वो 2-3 घंटे में वो मूर्ति मेरे हाथ से बन गई। तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि अगर आपने कहीं सीखा नहीं और आपने जब इतना कॉपी करके मतलब ऑलमोस्ट 80% उसको बना दिया, तो फिर आपको अगर सिखाया जाएगा तो आप बहुत अच्छा करेंगी। तो फिर मैं उनके साथ एज असिस्टेंट काम करना पहले सीखा, फिर उनको काम पसंद आया तो उनके साथ असिस्टेंट की तरह काम करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे अपने स्कल्पचर्स एग्जीबिशन में पहुंचाने लगी। और ऐसे करके आज के दिन में स्कल्पचर्स बहुत पसंद किए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी स्कल्पचर्स में थोड़ा इंडियन टच है और मैं उसको थोड़ा अपनी एक रूह देने की कोशिश करती हूँ, तो लोगों को पसंद आता है। तो बस हर और आर्टिस्ट की जो अंदर की जो एक खासियत होती है, वो कुछ भी करे आप, वो उसकी रूह दिख जाती है। उसके चाहे वो स्कल्पचर्स हो या कुछ भी हो, आप किसी भी रूप में आप उसको कला को जाहिर करते हैं, आपकी रूह उसमें दिखनी चाहिए। और वो निश्चित रूप से आपकी सभी कलाओं में दिखती है। आपका हमारी भारतीयता की झलक उसमें निश्चित रूप से आती है। तो बहुत सुंदर। और आप फ्लोरिस्ट और पेंटिंग में भी आपकी बहुत रुचि है। तो आप किस, लाइक व्हेन आई से फ्लोरिस्ट, तो आप किस किस तरह के फ्लावर अरेंजमेंट्स बनाती हैं? एक्चुअली इट्स नॉट नेचुरल फ्लावर, इट्स नॉट फ्रेश फ्लावर।
इट्स जापानीज क्ले फ्लावर। जापानीज उनका एक क्ले फ्लावर का, आप पता नहीं, आप लोग को पता होगा, अगर आप जाएंगे देखेंगे, वो बिल्कुल नेचुरल फ्लावर की तरह लगता है। वो बिल्कुल क्ले की तरह होता है, मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। उसमें रंग डाल के उसको आकार दे के एक एक पेटल्स बनाना और सारा कुछ उसको एकदम वो रियल फ्लावर से मिला देना, तो वो एक बहुत ही बारीक काम है। तो वो जी, मैंने यहाँ पे सीखा था। ऐसे ही जुड़ते जुड़ते, बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट ढूंढते ढूंढते, एक दिन मैं यहाँ की वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन एसोसिएशन की मेंबर थी, तो वहां जाती थी, तो और वहां पे नए नए आर्टिस्ट आते थे, तो वहाँ ये आर्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने वो क्लासेस ज्वाइन की, उनके साथ सीखा। तो वहां भी वही एज इट इज कि उनको मेरा काम पसंद आया। तो मैं किसी चीज में घुसती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को उसमें 100% चाहिए। तो मैं 100%। अपना पूरा पूरा सोल लगा देती हूँ। तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। और वो एम्बेसी से जुड़ी हुई थी, तो 3 साल बाद जब उनका ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दिया, कि उन्होंने कहा कि आप ही इसको चला सकते हो, क्योंकि आप में वो आप टैलेंट है। तो फिर मैंने उनका 6-7 साल तक पूरे ये फ्लावर का काम किया। तो ये क्ले फ्लावर है, जापानीज क्ले फ्लावर है, और हाथ से बना हुआ है, कंप्लीटली हैंडमेड है। पेंटिंग से लेके सारा डिटेल काम, बहुत लोग को लगता है कि ये फ्रेश फ्लावर है, बट ये पूरा एकदम जीरो से लेके पूरा काम जो है सारा कुछ हाथ का है। हाँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो फ्लावर में बनाती हूँ। तो मैं अपने दर्शकों के साथ भी आपके कुछ फ्लावर अरेंजमेंट्स, क्ले फ्लावर और कुछ पेंटिंग्स की एक झलक दिखाना चाहूंगी। निश्चित रूप से श्वेता जी, यू आर अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। आप जो भी करती हैं उसमें, जैसा अभी आपने कहा, अपना 100% देती हैं। और क्या बात है, क्या बात है। आपका क्ले फ्लावर तो बिल्कुल इतने जीवंत हैं कि लगता ही नहीं कि ये क्ले के हैं, रियल फ्लावर्स के से जैसे ही लगते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत ही आपकी कला की मैं और हमारे दर्शक निश्चित रूप से कला को निश्चित रूप से सराह रहे होंगे। काश कि हम एक्चुअल में देख पाते, ये तो सिर्फ चित्रों के माध्यम से हमने देखा है। तो आप ने फैशन डिजाइनिंग भारत से किया था, स्टाइलिश मॉडलिंग का ये आपने भारत में शुरू किया था। और आपको आयुर्वेद ग्रुप मास्को की तरफ से फैशन एवं आभूषण डिजाइनिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान पत्र मिला है। आप चेयरमैन ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग ग्रुप द क्रिएटिव पैराडाइज आपका एक आपका ग्रुप है। और तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं साथ में। तो इसके बारे में कुछ बताइए। आप किस तरह के आप जो फैशन डिजाइनिंग के लिए किस तरह के कपड़े आप ज्यादा डिजाइन करना पसंद करती हैं, और किस तरह की ज्वेलरी आप डिजाइन करती हैं। तो
कुछ ये एक्चुअली यहाँ पे रशिया में जब डिजाइनिंग स्टार्ट करी थी मैंने, तो धीरे धीरे फिर वो बहुत सारे जो मॉडल्स या फिर सिंगर्स या फिर यहाँ के आर्टिस्ट हैं, उनको मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रोजेक्ट होता था, कोई वीडियो शूट हो या फिर कोई मूवी हो या फिर किस तरीके का, तो उनको मेरे कपड़े चाहिए होते थे। तो फिर मैं उनको कपड़े प्रोवाइड करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनको कंप्लीट पैकेज में वो ज्वेलरी एंड सारा कुछ करके काइंड ऑफ अ स्टाइलिस्ट आप इसको स्टार्ट करो। तो क्रिएटिव पैराडाइज कंपनी है, उसके बैनर में फिर ये स्टाइलिंग का काम शुरू हुआ वहां से। तो उसमें मैं वही करती हूँ, जो रशियंस हैं, रशियंस को इंडियन कपड़े प्रोवाइड करना, अगर उनको टिपिकल इंडियन चाहिए तो वो उस टाइप के कपड़े देना, या फिर उनको फ्यूजन में चाहिए तो वो मैं क्रिएट करती हूँ। और जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, मैं ज्यादातर ज्वेलरी अपने वो इंडियन जो ट्रेडिशनल है उस पर ही फोकस करती हूँ, और वो स्पेशल मैं इंडिया से बनवा के लाती हूँ, कुछ यहाँ पे क्रिएट होता है, कुछ मिक्स एंड मैच कर, मतलब जैसा डिमांड, जैसी क्लाइंट की डिमांड होती है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। और ये सारा कुछ श्वेता स्टाइल करके इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप उनको उसको जी, देख सकते आई हैं। फॉलो इट। हाँ, उस पे है, तो उस पे रशियन, इनफैक्ट कल भी एक बहुत बड़ा शूट है यहाँ पे, तो बस इस इंटरव्यू के बाद उसी की तैयारी में लगूंगी मैं। तो वही मॉडल्स को मैं तैयार करती हूँ। यहाँ पे इंडियन कपड़ों की डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग, रशिया में तो कम है, लेकिन आसपास के जो कंट्रीज हैं, अजरबैजान, वो आर्मेनिया, जॉर्जिया, यहाँ के लोग भी बहुत रहते हैं, तो उनमें ये सब बहुत डिमांड है, उनको चाहिए होता है इंडियन ड्रेसेस, फ्यूजन, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सटल कलर्स में, पेस्टल कलर्स में। तो मैं करती रहती हूँ। तो वो सारा कुछ, वो क्रिएटिव पैराडाइज जो कंपनी है मेरी, उसके बैनर तले सारा कुछ होता है, सारा स्टाइलिंग का काम, डिजाइनिंग का काम, ज्वेलरी डिजाइनिंग। तो वो मेरा एक छोटा सा काम है जो मैं करती हूँ। जी, तो मैं अपने दर्शकों को आपके डिजाइन्स की भी एक छोटी सी झलक दिखा देना चाहती हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत डिजाइन आप बनाती हैं, बहुत शानदार। तो आप रेडियो जॉकी भी आप हैं, और आपका वहाँ पर रेडियो जिंदगी मेरी जी जी जी। तो उसमें आप का किस तरह से वो शुरू हुआ रेडियो जॉकी के काम में? जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी सिंगर तो हैं ही, तो किस तरह से आप रेडियो जॉकी के उस प्रोग्राम आप करती हैं? ये भी एक्चुअली अभी हाल फिलहाल 3-4 साल पहले ही एक ऑफर आया था। मुझे लगता कोई है कि आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज फ्रॉम ने किया था। मेरी आवाज, बाहर के बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया था उन्होंने। तो मैं पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी कि मैं शायद ना कर पाऊं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप ट्राई करिए। तो बट जब मैंने सोचा कि इसको कैसे फॉर्मेट करूं, तो उन्होंने मुझे 2-3 बोला कि आप इनको देखिए, इनको। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं सुना। मैंने कहा कि अगर मैं किसी का भी प्रोग्राम देख लूंगी तो वो कॉपी हो जाएगी, फिर मेरे थॉट्स में ना वो आ जाएगा। मैं जी, इसको यूनिक रखना चाहती हूँ, अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। तो फिर उसको थोड़ा शायराना अंदाज में और फरमाइशें लेकर के, पहले तो शुरू हुआ था मॉस्को से ही, लोगों की फरमाइशें लेती थी, और उसको फिर जो गाने होते थे, गाने को सुन के उस पे एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार करती थी, उस गाने की रूह को पकड़ के थोड़ा शायराना अंदाज में। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे मॉस्को से निकल के पूरी दुनिया से, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वर्ल्ड का कोई कोना नहीं जहां से मेरे पास फरमाइशें नहीं आती हैं। तो अब धीरे धीरे वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया है कि हर सैटरडे को प्रोग्राम आता है इंडिया टाइम से 1
थी, जी, और उसमें वही फरमाइशी गाने या फिर जो मुझे पसंद है वो गानों की बात करते हैं, कुछ कहानियां होती है, कुछ शेर व जी, शायरी होती है। तो 1 घंटे का पूरा एकदम ऐसा मौसीकी का माहौल हो जाता है कि लोग भी बोलते हैं कि एक घंटे हम सब भूल जाते हैं, आपकी बातों में खो जाते हैं। तो जब आप मेहनत करो और लोग को पसंद आती है तो फिर और काम करने का हौसला मिलता है। तो ऐसे ही मैंने एज ए चैलेंज लिया था, बट काम अब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं अब उसको, और मुझे खुद भी अच्छा लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि मैं म्यूजिक से बहुत प्यार करती हूँ। जी, मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जब म्यूजिक जब आपके दिमाग में आता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसको, और म्यूजिक भी 2 तरीके का होता है, एक बीट्स वाला म्यूजिक होता है और एक होता है जिसमें रूह होती है, जिसके रो- लिरिक्स भी अच्छे होते हैं। तो मुझे उस टाइप के बहुत पसंद है जिसकी लिरिक्स में बहुत गहरापन हो, ठहराव हो। तो उन लिरिक्स को सुन के उसको अपने शब्दों में बांध के, तो एक घंटे का थोड़ा रूहानी स्टाइल का प्रोग्राम करती हूँ, लोगों को पसंद आता है। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज तो आती है, आपको उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान के किस तरह आप उसको अपने यूज कर पाए अपने हाँ, या उनको मिस कर दें, या और मेहनत तो आप कुछ भी करिए, अगर उसमें आपको सफल होना है तो मेहनत तो उसमें करनी ही पड़ती है। मेहनत का तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ हमें सुनाइए श्वेता जी, मैं आपको के गाने जब, आपको बहुत पसंद। अच्छा, अच्छा, तरन्नुम में सुनना आपको? बिल्कुल तरन्नुम में सुनेंगे। 1 सेकंड में अभी जी, सुनाती हूँ आपको। चलिए, एक नई सी नज्म है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी, जी, Experience Sound Monster. Bluetooth mode. Headphones now connected. बेरुखी पे तुम्हारे तो प्यार आएगा, बेरुखी पे तुम्हारे तो प्यार आएगा, जितना तड़पाएगा तू करार आएगा, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, ठीक होने से पहले बुखार आएगा, बेरुखी में, हो बेरुखी में। दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, दिल के जज्बात कहने से लगता है डर, खौफ इनकार का तुझ पे है इस कदर, आंख में डाल आंखें बिना तू डरे, आंख में डाल आंखें बिना तू डरे, कह दे राज़े मोहब्बत करार आएगा, बेरुखी में, हो बेरुखी में। वाह, इसका एक और शेर है, जी, बहुत लंबा है, एक और नहीं सुनाती हूँ। आप सुनाइए। वो भी नहीं है, नहीं बेवफा, वो फरेबी नहीं है, नहीं बेवफा, जान जाओगे तुम जो मिलो एक दफा, सिलसिला गुफ्तगू का जो होगा शुरू, सिलसिला गुफ्तगू का जो होगा शुरू, जान पहचान से एतबार आएगा, बेरुखी पे तुम्हारे तो प्यार आएगा, जितना तड़पाएगा तू करार आएगा, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, दर्द में ही छुपी है दवा दर्द की, ठीक होने से पहले बुखार आएगा, बेरुखी में। वाह, 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 क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर
आप की आवाज, और उतनी ही आप आपकी आवाज में जो गहराई है वो सच में बहुत ही काबिले तारीफ है। श्वेता जी, इसी बीच मैं अपने फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए दर्शकों को का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वीणा सिन्हा जी जुड़ी हैं न्यू जर्सी से, पीके तिवारी जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जैमिनी पांड्या जी जुड़ी हैं, सरोज उपाध्याय जी ह्यूस्टन से जुड़ी हैं, कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ बॉस्टन से जुड़े हैं, अम, अम, अ, जैमिनी पांड्या जी कह रही हैं वह चाशनी में डूबी हुई आपकी गर्मा गर्म जलेबी है, क्या उपमा दी है आपने, सच में। शालिनी वर्मा जी देख रहे हैं, नगीना उपाध्याय जी हमें सुन रही हैं, अन्नदा पाटनी दीदी हमें सुन रही हैं। और कल मैंने जब उनको पोस्टर भेजा था तो उन्होंने कहा था मेरी 2 फेवरेट मैं तो हम दोनों की फेवरेट है। अनिता दी तो इतनी प्यारी है, आई नो। उनको जी जी। नमस्कार अन्नदा दीदी, आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अनीस अहमद जी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं क्या कहने, बहुत खूब। राजेंद्र निंदर जी हमें देख रहे हैं, तो बहुत सारे श्रोता निरंतर हमारे साथ जुड़े जितने हुए भी हैं। लोग जुड़े हैं सबको नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मीन्स अ लॉट टू मी। जी, तो श्वेता जी, ये आप आपको क्या लगता है कि जो एक कवि होता है वो हम जो भी भाव लिखते हैं वो शब्द हम जो भी ख्याल आते हैं उनको हम अपने कागज पर उतारते हैं, तो जब उसको एक सुंदर आवाज भी मिल जाती है तो वो अ, और भी खूबसूरत हो जाता है। तो आपकी आवाज में हम आपका लिखा हुआ कुछ और सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। मैं इसीलिए आई हूँ कि जी। गाने की बात तो हो तो, और वो भी खुद की लिखी हुई चीज अगर अच्छे मंच पे अच्छे लोग सुन रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरन्नुम में और एक गजल सुनाती हूँ जी आपको। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राबता कुछ तो है दीवाने से, राबता कुछ तो है दीवाने से, क्या छुपाता है तू जमाने से, जुल्म करता है और मानता भी नहीं, कत्ल करता है तू बहाने से, कत्ल करता है तू बहाने से, तेरे इस भोलेपन पे मरते हैं, तुझको खोने से भी तो डरते हैं, तू किसी और को चाहता है तो क्या, तू किसी और को चाहता है तो क्या, हम तो तुझसे ही प्यार करते हैं, हम तो तुझसे ही प्यार करते हैं, अपनों को छोड़ कर जो दूर गया, देश छूटा तो सबको भूल गया, आईना रो रहा
मेरी सूरत पर आईना रो रहा है मेरी सूरत पर तेरे संग चेहरे का भी नूर गया तेरे संग चेहरे का भी नूर गया। और इसका एक और शेर है। जी दो घड़ी पास जो तू आ जाए मेरी हालत को देख रो जाए मैं बहुत तो नहीं हूँ मांग रही मैं बहुत तो नहीं हूँ मांग रही अश्क से कब्र मेरी धो जाए अश्क से कब्र मेरी धो जाए। बड़े दिन के बाद ये गजल एकाएक सामने आ गई तो मैंने सोचा आप लोग को सुना दूं। बहुत सुंदर, क्या सुंदर आप लिखते हैं और क्या गहरी बात है आपके हर अशार में होती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आप एक और गजल रखना चाह रही थी? जी एक और सुनना है आपको? जी जी जरूर जी सुनाती हूँ। कहते हैं ना, आपको सुनने की लत लग जाती है। वो तो मन होता है सुनते ही रहें। बिल्कुल, चलिए एक और सुनाती हूँ। ये भी आज मैं थोड़े पुराने निकाल रही हूँ, बड़े जी दिन बाद अच्छा लग बड़ी रहा है मुझे। बहुत दिन बाद कोई पुरानी चीज निकालो तो वो नई लगने लगती है। ये जो एक होता है ना कि जब आप कुछ लिखते हैं कोई सामने वाला समझ नहीं पाता है जी तो आपके मन से जो आवाज आती है कि अभी शायद तुम उस चीज को समझ नहीं पाओगे लेकिन बाद में एक एक हर्फ में जो एहसास छुपे थे उसके उसको समझ पाओगे, तो उसी को ध्यान में रख के लिखा था। तो ये नज्म भी आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे हर्फों की पहेली को मेरे हर्फों की पहेली को अभी तू समझ न पाएगा जज्बात पढ़ सके भला जज्बात पढ़ सके भला वो नजर कहाँ से लाएगा मेरे हर्फों की पहेली को। और इसका शेर है। तेरे इश्क में मैं बावरी जाने ये कब तू जानेगा तेरे इश्क में मैं बावरी जाने ये कब तू जानेगा वहशत को मेरे कब तलक वहशत को मेरे कब तलक नादानगी बताएगा मेरे हर्फों की पहेली को। खाना बदोश जिंदगी तेरी तलाश में फिरे आगोश में समेट ले आगोश में समेट ले किस्मत पे वो इतराएगा आगोश में समेट ले
उस आब्र से है झांकता मेरी चाहतों का माहता, उसे पाने की वो ख्वाहिश, उसे पाने की वो ख्वाहिश, उड़ना मुझे सिखाएगा, मेरे हर्फों की पहेली को अभी तू समझ न पाएगा, जज्बात पढ़ सके भला वो नजर कहाँ से लाएगा, मेरे हर्फों की पहेली को। वाह वाह वाह, एक एक शब्द, एक एक आपके अशार ऐसे थे कि जो कि बस आंख बंद करके आपको सुनते रहें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। श्वेता जी, आप विभिन्न विधाओं में लिखती हैं, जैसे गजल, शायरी, छंद, रुबाइयाँ, गद्य भी लिखती हैं आप। और तो आपके सर्वाधिक प्रिय विधा क्या है? मुझे ज्यादा रुबाइयां पसंद है, गजल पसंद है, नज्म लिखना पसंद है। ये तीन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने थोड़ा उर्दू सीखा था, तो उर्दू शायरी, जी गजल, गुलजार या फिर जॉन एलिया, साहिर लुधियानवी, ये सब बहुत पढ़ती थी, बहुत सुनती थी। तो एक होता है ना, आप पे उनका थोड़ा असर होता है, तो मुझे वो विधा बहुत वो पसंद थी। पसंद जी, जी। कुछ रुबाइयाँ बिल्कुल। एक तो मेरी बहुत ही पॉपुलर है, लोग जो पसंद करते हैं, कि खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर, खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर, तो बस शिद्दत और नेकदिली से अपना काम कर, वो तुझे नवाजेगा जरूर जिस आसमान का तू हकदार है, तेरा वक्त भी आएगा, बस उस वक्त का इंतजार कर, इंतजार कर। तेरा वक्त क्या भी आएगा, वक्त का इंतजार कर। बहुत खूब, बहुत खूब, सच। ईश्वर, हम प्रयास करें अपने लक्ष्य को पाने का, अपने मंजिल को पाने का, और प्रयास करके वही हमारे बस में है। उसके बाद हमें चिंता नहीं करनी है कि हमें उसका बस काम इतना छोड़ काम दो, बस करते जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही आपकी किस्मत और जी आपको लेके जाए ईश्वर। यही गीता का मंत्र है, और यही जिंदगी में खुश रहने का एक तरीका है। जी श्वेता जी, आप को अ, अ, आप सिंगर हैं, पेंटिंग करती हैं, और आपको विश्व भ्रमण का शौक है। जी तो जी। इतने सुंदर सुंदर स्थान विश्व में हैं, और इतना बड़ा है ये जो विश्व, तो सबकी एक बकेट लिस्ट होती है जो कि हम नहीं करना होता है। तो आपकी क्या बकेट लिस्ट है? उनमें से आपने कहाँ कहाँ आपको आई है, और कहाँ कहाँ अभी आप जाना चाहेंगी? बकेट लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मतलब मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा यूरोप घूम लिया है, अमेरिका घूम लिया है। तो मुझे साउथ अमेरिका का ट्रिप करना है, वो मुझे माचू पिच्चू जाना है और वो माचू सब पिच्चू। देखना है। वहाँ के जो माया कल्चर है, मैं इसकी हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, तो जी मुझे इस टाइप के एंशियंट जगह जाना बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिस्ट में है। प्लस जी मुझे इजिप्ट जाना है, इजिप्ट का पिरामिड देखना है, वो मेरी बकेट लिस्ट में है। जी प्लस कंबोडिया जाना है, वो भी मतलब ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी जाऊंगी। और सबसे ऊपर मेरे लिए कैलाश जाना मेरा सबसे बड़ा, जो कैलाश। बोलते हैं ना, सपना है। कैलाश मानसरोवर जाना मेरा सपना है। और जहां तक बात हुई हिंदुस्तान की, तो मैंने अब 3-4 साल पहले से शुरू किया है कि जब भी इंडिया जाती हूँ, किसी न किसी एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह, धार्मिक जगह जरूर जाती हूँ, वहां के ऑरा को मतलब एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम पूरी दुनिया घूमते हैं और हमारे देश में इतना कुछ है देखने को, समेटने को, कि अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं। अगर आपने सोचा है तो बस उठो। मैं और अकेले ट्रैवल करती हूँ, मैं थोड़ी अच्छा, सोलो ट्रैवल, सरल तो बस ट्रैवल। अपना बैग उठाती हूँ और अपना निकल जाती हूँ। इंडिया तो मैंने पूरा अकेले ट्रैवल किया है। जी और
घूम रही हूँ पूरा, और जब भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, बस मैं कोशिश करती हूँ। अभी टर्की घूम के आई हूँ। टर्की भी हिस्टोरिकली बहुत ही रिच कंट्री है। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट बहुत कुछ देखा है। ऑस्ट्रेलिया रह गया है, साउथ अमेरिका रह गया है, अफ्रीका भी घूम आई हूँ। बहुत कुछ घूमा है, बहुत कुछ बच गया है। बट कैलाश मानसरोवर, मुझे जब शिव जी बुलाएंगे, वो मेरी सबसे पहली विश है कि मुझे वहां जाना है। हाँ, जो है, आप जो भी कुछ लिखती हैं, उसमें जो है एक बड़ा आध्यात्म का भाव रहता है। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, क्या कोई ऐसी जगह है, ऐसा कोई स्थान है, पर्यटन स्थल या ऐसा स्थल जहां आप गई हैं कि आप बार बार वहां जाना चाहती हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, काशी। काशी से ज्यादा पीसफुल और आपको सुकून देने वाली जगह कुछ नहीं है। वहां के शोर में भी जो शांति है, उस जगह में कुछ तो एनर्जी है कि आप जब जाते हो तो आपको लगता है क्यों ये जगह मतलब इतना आपको खींचता है। आप भले काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी ना जाओ, आप वहां घाट पे भी बैठ जाओ ना, तो आपको एक अलग सी एनर्जी फील होती है। तो 5,000 साल से चली आ रही वो कंटिन्यू सिटी है। उसके घाट पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया। वो विक्रमादित्य, हरिश्चंद्र से लेके तुलसीदास सब उस घाट से गुजरे हैं, वो आदि शंकराचार्य। तो आप जब उस घाट पे बैठते हो तो आप कितने पीछे माजी में चले जाते हो कि मतलब आप जहां हो कितनी रिच जगह है। तो मुझे लगता है काशी से ज्यादा ऑरा, मतलब वो एक्टिव ऑरा कहीं का नहीं है। तो काशी तो मतलब मैं जाती हूँ इंडिया, तो मेरा बिल्कुल है कि एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाएं, और काशी के घाट पे बैठ के मैं जरूर कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ, मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी देर शांति से दुनिया से कट के बैठने की कोशिश करती हूँ। तो वो जगह तो मैं तो सबको बोलूंगी, अगर आप इंडिया जाते हैं तो बिल्कुल बनारस ट्रिप तो आप अपने बिल्कुल मस्ट में रखिए कि वहां जाना चाहिए। तो मेरे मैं आपसे अगला पूछने जा रही थी, उसका उस सवाल का जवाब मुझे आपने दे दिया है। मेरा अगला प्रश्न था, आपको मैंने जितना भी सुना है आपके लेखन में, एक आध्यात्मिकता, एक रूहानियत आती है। तो अ, उसका जवाब आपने दे दिया कि वो शिव शिव से आती है। बिल्कुल, मैं शिवमय रहती हूँ हमेशा। मैं शिव से बात करती हूँ। वो मेरे लिए ईश्वर नहीं है, वो मेरे लिए सखा है, मेरी एनर्जी है। वो कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है। जब भी मैं लो फील करती हूँ, बस आंख बंद करती हूँ, मुझे खुद से एनर्जी मिल जाती है। तो मतलब वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी धार्मिक जगह जाना है, कोई मंत्र जाप करना है। और धार्मिक जगह में एक ऑरा होता है, आप वहां जाके बैठते हैं तो आपको एक एनर्जी फील होती है। लेकिन ये रिचुअल्स या फिर ये वो सब करने की जरूरत है। आपका मन साफ हो, मन आप से। ईश्वर को मन से पुकारे, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको हाथ पकड़ के खींच के लेके जाएगा। तो मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे सखा है। मैं जो भी कुछ सोचती हूँ, जैसा करना चाहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा एक माइनस पॉइंट है कि मैं बहुत जल्दी नेगेटिव लोगों के मतलब उनका जो ऑरा होता है ना, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो मैं ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहती हूँ, अपनी दुनिया में रहती हूँ, उन लोगों के साथ रहती हूँ जिनके साथ मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। और शिव के साथ तो मैं सांस के एक एक, वो बोलते हैं ना कि शिवमय है, ओम नमः शिवाय, तो वो जाप चलता ही रहता है। तो तो बहुत जरूरी। आपसे एक शिव का एक आपने बहुत सुंदर आप गाती हैं। अच्छा, ओके ओके। ओ, एक मिनट मैं उसको थोड़ा सा निकाल लूं, वो मैंने जी कहीं तो जी, रखा था। यदि हो पाए तो मिल जाए। जी, बिल्कुल। बट वो मैंने म्यूजिक पे लिया था। जी म्यूजिक जी, म्यूजिक पे लूं क्या अभी? अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी सुना सकते, जैसे आप चाहें। मैं ऐसे ही सुना देती हूँ, म्यूजिक तो भी जी दिख नहीं रहा है। जी जी जी। Experience Sound Monster. Bluetooth mode. Set ॐ fun is now connected. नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ शिव शंभो शंभो, जय शिव शंभो शंभो,
उमापति शिव शंभो, नंदेश्वर शिव शंभो, गंगाधर शंभो, नीलकंठाय शंभो, गंगाधराय शंभो, नीलकंठाय शंभो, नागेंद्रहाराय शंभो, भस्मांगराय शंभो। ओम शिव शंभो शंभो, जय शिव शंभो शंभो। ओम नमः शिवाय। बाहर तू है कहाँ शिव, दिल में तेरा शिवालय। बाहर तू है कहाँ शिव, दिल में तेरा शिवालय। भक्ति की ज्योत जगा कर खुद में शिव को बुला ले। ईश्वर तू है सखा तू, पल पल मुझको संभाले। ओम शिव शंभो शंभो, जय शिव शंभो शंभो। मुक्ति की राह दिखाता, इंसान होना सिखाता। मुक्ति की राह दिखाता, इंसान होना सिखाता। तू भोले भंडारी, तेरी महिमा न्यारी। शिव तू शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही। ओम शिव शंभो शंभो, जय शिव शंभो शंभो। उमापति शिव शंभो, नंदेश्वर शिव शंभो, भस्मांगराय शंभो, नागेंद्रहाराय शंभो, नीलकंठाय शंभो, भस्मांगराय शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, कितनी शांति, कितना कितना सुख है इस एक जाप में। ओम नमः शिवाय। अंत तक आपके सारे दुख दर्द, आपकी सारी परेशानियां जैसे आप भूल जाते हैं इस मंत्र के जाप से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यही जो है, कहते हैं ना, ईश्वर में विश्वास जो लोग नहीं करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो जिंदा कैसे रहते हैं, जीवन को जीते कैसे हैं। क्योंकि इतने दुख, इतनी परेशानियां जिंदगी में आती रहती हैं, अगर ईश्वर ना हो साथ तो कैसे जिए। ईश्वर आपके साथ है तो आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। वो सारी अपने ऊपर ले लेता है। अपने ऊपर ले लेता है। वो दुख में तो हर कोई याद करता है। आप अगर उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, हमेशा उसको याद रखते हैं, तो उससे अच्छा सखा, उससे अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं है। कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो इतना समय का मुझे तो पता ही नहीं चला श्वेता जी, पूरा 1 घंटा हो गया और मेरे यही प्रश्न हुए हैं जो मैं आपसे पूछने वाली थी। बहुत सारे रूप शायद हमने अभी भी छोड़ दिए हैं, तो लगता है एक और बार आपसे मिलना पड़ेगा उसके लिए। आदेश में बिल्कुल आ जाऊंगी। तो आपकी ही पंक्तियों से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पता नहीं जब तक आप अगली बार हमारे साथ आएंगे, आप और भी कुछ कर रही होंगी बहुत सारा। तो आपकी पंक्तियों से ही मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। कई दरिया पीकर भी समंदर तो प्यासा है, कई दरिया पीकर भी समंदर तो प्यासा है। जाने उस किस मीठी नदी की अभिलाषा है, जाने उसे किस मीठी नदी की अभिलाषा है। तो आप अभी और कौन कौन से आयाम, नए आयाम ढूंढेंगी,
क्या क्या और नया करेंगे, ये तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अपना ये बेशकीमती समय आपने हमें दिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, जो अपने इस कीमती समय को हमें दे रहे हैं। कृष्णकांत पंड्या जी लिख रहे हैं, श्वेता सिंह उमा जी जैसी संपूर्ण कलाकार से साक्षात्कार के लिए मधु जी आपको धन्यवाद। कृष्णकांत जी आपका आभार कि आप हमसे जुड़े हैं। इसी बीच हमारे पेज कादम्बरी आदेश जी जुड़ी हुई हैं, दीपू पटेल जुड़े हैं, सुनलता बुद्धदेव हमारे साथ जुड़े हैं, और आपको और आपके गायन